परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि हमारी एचईपी का सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा जब कोई छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके हमारी कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे एचईपी के अंदर इसको देख रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे होंगे अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, वो कैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर हमारी बड़ी सी बॉडी बनी होती है, उसी को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। यानी और सिंपली बात करें तो जो आप लोग ह्यूमन बॉडी देख रहे हो, ठीक है, ये हमारी जो ऊपर से दिखती है, तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो यहाँ पे लेवल वर्ड क्यों जोड़ा गया है, लेवल इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये हमारी छोटे से बड़े लेवल पे बनते बनते हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। तो इसको अगर आप लोग थोड़ा समझना चाहो तो हम लोग अगर एग्जांपल समझे, तो आप लोग को पता है कि हमारा कोई भी जो सेंटेंस होता है या फिर पैराग्राफ होता है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या होती है, हमारा लेटर होता है। यानी बात करें तो आप लोग को पता है कि लेटर्स हमारे मिलके वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कई सारे वर्ड्स मिलके हमारे एक सेंटेंस को बनाते हैं, और जब कई सारे सेंटेंस यहाँ पे मिल जाते हैं तो हमारा एक पैराग्राफ का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर भी हमारे कई सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं। और इसको हम लोग एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो आप लोग को पता है हमारा कोई भी जो घर होता है, ठीक है, जो आप हमारा घर देख रहे हो, तो यार ये घर आप लोग को पता है कि ये हमारा सबसे पहले जो इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी ये ईंटों से ही तो मिलके बना होता है। यानी आप लोग को पता है कि कई सारे ईंटें मिलके एक दीवार का फॉर्मेशन करते हैं, और जब हमारे यहाँ पे 3-4 दीवारें मिलती हैं तो हमारी छत का फॉर्मेशन होता है, और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब जाके हमारा यहाँ पे एक घर का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर भी हमारे कई सारे बेसिक यूनिट्स होते हैं। तो उसी को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की, तो इसके अंदर हमारे बेसिकली 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर हमारी एक बॉडी बनी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और होती है कि जो हमारे लेवल्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग यहाँ पे आगे वीडियो में देखेंगे तो आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यार देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने से पहले हम लोग इसको यहाँ पे एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ कर दिया था ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। यहाँ पे बस हम लोग इसका एक बेसिक आइडिया लेते हैं। तो जो हमारा सबसे स्मॉल लेवल होता है वो होता है हमारा केमिकल लेवल। फिर हमारे कई सारे केमिकल मिलके हमारे सेल्यूलर लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमारी कई सारी सेल मिलके हमारे टिश्यू लेवल का फॉर्मेशन करती है। फिर हमारे कई सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और कई सारे ऑर्गन मिलके हमारे सिस्टम्स बनाते हैं, और कई सारे सिस्टम्स कंबाइन होकर हमारी एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेवल में देखते हैं। तो अब हम लोग इनको एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने केमिकल लेवल की, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे जो है छोटा या फिर लोवेस्ट लेवल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमारे एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। तो यार आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हमारे कुछ सारे एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। यानी सारे नहीं, लेकिन हमारे कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और वही बात करें हम लोग यहाँ पे सेल्यूलर लेवल की, तो इसके अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं, तो यार सेल का नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। तो ये जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो देखो, सेल के ऊपर ही हमारा पूरा सेकंड चैप्टर बेस है, तो उस वहां पे हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप लोग बहुत शॉर्ट में समझ लो कि जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कंबाइन करके सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और वही बात करें टिश्यू की, तो जब हमारी कई सारी सेल्स यहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं तो वो हमारे यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। लाइक आप लोग को पता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से देखना कि जो हमारी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर सेल्स होती हैं, ठीक है, वही यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी 2-3 अलग अलग टाइप की सेल है वो मिलके हमारी टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। जब हमारी सिमिलर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सेम काम करती हैं, यानी कि जब यहाँ पे कई सारी सेम वर्क करने वाली जो सेल्स होती हैं, जब वो कंबाइन करती हैं तो हमारे एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। अब जैसा टिश्यू होगा उसी के हिसाब से सेल होगी। तो उसको हम लोग यहाँ पे टिश्यू के ऊपर भी हमारा तीसरा चैप्टर है, तो वहां पे देख लेंगे। और यहाँ पे बात करें तो टिश्यू हमारे यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा एपिथेलियल, दूसरा हमारा मस्कुलर, तीसरा है हमारा कनेक्टिव, और चौथा है हमारा नर्वस। और यहीं पे बात करें तो जो हमारे कई सारे टिश्यू होते हैं, जब वो यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऑर्गन्स के अंदर जो भी हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग्स, ब्रेन, ब्लैडर, और जो भी ऑर्गन्स होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा यार, नाम तो सुन ही रखा होगा। तो यही सारी चीजें हमारी ऑर्गन लेवल के अंदर आ जाती हैं। तो देखो यार, एचएपी को ना आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली अपनी बॉडी से रिलेट किया करो, ठीक है।
बिल्कुल भी इसमें यहाँ पे कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको समझो ना, बिल्कुल हमारी बॉडी ही तो है। देखो यहाँ पे जो मैथ साइड वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को बता दूँ कि मैं भी यहाँ पे मैथ साइड से ही था, ठीक है। लेकिन मुझे भी थोड़ा-थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है, और थोड़ा-थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझा सकूँ। तो बस कुछ है नहीं यार, देखो बहुत ही सिंपल है। बाकी बायो वालों को तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, आई होप सो। और वही बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सिस्टमिक लेवल की, तो जो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। लाइक हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में इसलिए नहीं दिखा हुआ है क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को एचईपी के अंदर हमें पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे। बाकी यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारी जो स्किन्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी के जो ऊपरी लेयर्स होती हैं वो आ जाती हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। और यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी जो भी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो आ जाती हैं। और मस्कुलर सिस्टम के अंदर आप लोग को पता है हमारी जो मसल्स होती हैं वो आ जाती हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो भी सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है, लाइक हमारा ब्रेन हो गया, वो हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है। और उसी तरीके से जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसके अंदर हमारे जो बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं वो आ जाते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा जो ब्लड होता है, हार्ट होता है, यानी जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, जो हमारा ब्लड दौड़ रहा होता है, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यार जो भी हम सांस लेने का काम करते हैं, यानी जो हमारी लंग्स होती है और जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यार इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन का, उसके एब्जॉर्प्शन का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो भी हमारे न्यू ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है वो इसके अंदर होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट और मैनेज करने का काम हमारा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम करता है। और यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारे ये सारे सिस्टम्स कंबाइन कर जाते हैं तो हमारी क्या होता है, एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेवल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का हाईएस्ट लेवल होता है, जहाँ पे हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ जहाँ पे फंक्शन करके हमारे जो है टोटल ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट करते हैं, यानी उसका फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप कि यार आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। और एचएपी और फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर दोनों ही आप लोग को साथ में ही देखने को मिलेंगे। और कोशिश रहेगी कि यार एक दिन में 2 वीडियो भी डालने की कोशिश की जाए। बाकी अभी तो एक एक आ रही है, तो एक तो देखो यार आप लोग को जरूर देखने को मिलेगी। और बाकी में तो बात करें हम लोग यहाँ पे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो ये हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जो हमें ये बताते हैं कि हम एक लिविंग बीइंग्स हैं। यानी सिंपली बात करें तो जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनको यहाँ पे लाइफ मिली हुई है, तो उनके अंदर ये सारी जो प्रोसेस होती हैं जिनको हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं, ये जरूर से जरूर देखने को मिलती हैं। और ये हमें जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं उनसे डिफरेंशिएट करती हैं, क्योंकि जो हमारे नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर ये सारी जो प्रोसेस हैं ये हमें नहीं देखने को मिलेंगी। यानी कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ही हमें ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, तो आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। तो बात करें बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो उसके अंदर हमें कुछ ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेशन, तीसरा होता है हमारा रिप्रोडक्शन, फोर्थ होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, फिफ्थ होता है हमारा मूवमेंट और सिक्स्थ होता है हमारा ग्रोथ, ठीक है। तो अब हम लोग इनको यहाँ पे एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सो बात करें हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की, तो जो भी हमारी बॉडी होती है उसके अंदर यहाँ पे जितनी भी केमिकल प्रोसेस चल रही होती हैं, यानी कि जो हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और भी जो भी सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं वो हमारी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती है। अब देखो अगर इसको बेसिकली हम लोग समझे तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं, लाइक हमारा फूड हो गया, ठीक है, या फिर कुछ पीने वाला ड्रिंक्स हो गया, तो वो जब हमारा बॉडी के अंदर जाके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखो इस चीज को आप लोग समझ सकते हो कि यार जब भी आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो आप लोग को तुरंत जो है थोड़ी एनर्जी फील होने लगती है। और अगर आप लोगों ने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया हुआ है तो काफी लो लो सा फील होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो उससे हमें एनर्जी मिल रही है? देखो उससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, वो जब हमारा यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर जाके, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो सारी जो प्रोसेस होती है वो हमारे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती है। अब देखो मेटाबॉलिज्म हमारा बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है हमारा एनाबॉलिज्म। अब देखो ये दोनों बहुत ही सिंपल है, इनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं।
बात करें हम लोग यहाँ पे कैटाबॉलिज्म की, तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे छोटे छोटे सिंपलर और स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, और उसी का उल्टा हमें यहाँ पे एनाबॉलिज्म में देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें मिलकर यहाँ पे बड़े से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। लाइक इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि मान लो हमारा यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, और वो हमारा जब यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग कह सकते हो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, लाइक हमारा कोई छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और ये सारी चीजें आपस में जुड़ के एक बड़े से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे एनाबॉलिज्म समझ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में। तो यार देखो, रेस्पिरेशन को तो आप लोग बहुत ही सिंपली समझ रहे हो, जो हम लोग यहाँ पे सांस लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सांस कैसे ली जाती है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो वही यार जो हमारी सांस लेने वाली प्रोसेस है, उसी को हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन से डिफाइन करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर जब दो लिविंग बींग्स मिलके किसी नए लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अंदर देखते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब होता है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि अपने जैसे ही दूसरे को रिप्रोड्यूस करना, यानी दोबारा से प्रोड्यूस करना। अब देखो, आप लोग को पता है यार कि ये सारी जो भी प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, ये हमें किसी नॉन लिविंग बीइंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। यानी ये सारी जो प्रोसेस होती है, ये हमारी जो है एक लिविंग बीइंग्स की पहचान होती है। यानी अगर कोई लिविंग बीइंग्स है तो उसके अंदर हमें ये सारी जो भी प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं और देखने वाले हैं, वो हमें देखने को मिलती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस की, तो यार जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर होता है, तो जब उसके अंदर हमारा कोई चेंजेस होते हैं, लाइक इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि मान लो जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जब हमारे यहाँ पे वेदर चेंज होता है, ठीक है, या फिर हमारा डे से नाइट होता है, या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके अंदर मान लो अगर हमें कोई बीमारी हो रही हो, ठीक है, या फिर हमारी तबीयत बिगड़ रही हो, तो उन सारी चीजों के प्रति जब हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वही हमारा रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे मूवमेंट की, तो यार जो भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारा हार्ट हो गया तो वो धड़क रहा है, ठीक है, या फिर हमारी जो जुबान है, अभी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो जुबान चल रही है, तो ये सारी चीजों का जो भी मूवमेंट होता है, यानी जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी है उसका मूवमेंट, और हमारे बॉडी के अंदर भी जो ऑर्गन्स है, ठीक है, उनका भी यहाँ पे जो भी मूवमेंट होता है, वो हमारा यहाँ पे मूवमेंट के अंदर आ जाता है। और एट लास्ट में हम लोग बात करें यहाँ पे ग्रोथ की, तो आप लोग को पता है यार कि पहले हम लोग कितने छोटे से बच्चे थे, ठीक है, फिर हम लोग इतने बड़े हो गए, फिर और बड़े हो जाएंगे, तो यही सारी हमारे यहाँ पे ग्रोथ के अंदर आ जाता है। अब देखो, ग्रोथ हमारी बॉडी में कैसे देखने को मिलती है, ये होती है हमारी जो भी हमारी सेल होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जब हमारा सेल का साइज यहाँ पे बढ़ जाता है, या फिर सेल के नंबर ही बढ़ जाते हैं, यानी मान लो हमारा कोई एक सेल है, ठीक है, उसका साइज यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है, या फिर मान लो एक सेल यहाँ पे 2-3 नंबर्स में बढ़ गई है, तो इसी की वजह से हमारी बॉडी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यार आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। और तो बात करें अगर हम लोग होम्योस्टेसिस की, तो अगर इसको हम लोग समझना चाहे तो देखो, ये यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा होम्यो और दूसरा है हमारा स्टेसिस। तो देखो, यहाँ पे जो होम्यो वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। तो अगर होम्योस्टेसिस को हम लोग सिंपली समझना चाहे तो ये हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है, जिससे हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरमेंट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे सेम स्टेट में बरकरार रहता है। अब देखो, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो, एक होता है हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अगर इसको नाम से ही हम लोग समझना चाहे तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर का, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर का। तो यार देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं, लाइक हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ठीक है, एसिड बेस लेवल हो गया। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है कि हमारी जो मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, यानी कि हमारा वेदर हो गया, ठीक है, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। तो देखो क्या होता है कि अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चीजें होती हैं, ठीक है, चेंज होती हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी पड़ता है। अब इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि देखो, जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर लोगों को यहाँ पे बुखार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट यानी हमारे बॉडी की जो अंदर की कंडीशंस है, वो यहाँ पे इफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, सिंपली ये एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी की अंदर की जो कंडीशंस होती है, वो यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहती हैं। यानी बाहर अगर कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी
पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो, इसको अगर आप लोग समझना चाहो तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि गर्मी के मौसम में हमें इतना ज्यादा पसीना क्यों आता है? वहीं हम लोग बात करें ठंडी की, तो ठंडी में तो यार हमें कभी कोई पसीना नहीं आता है। तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जो हमारा बाहर का इन्वायरमेंट होता है, यानी बाहर का जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, तो आप लोग को पता है कि यार गर्मी में कभी कभी टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं? अगर आप लोग को नहीं पता है तो जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अगर बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे 40-45 है और अंदर का यहाँ पे 37 है, तो यार इसकी वजह से हमारे अंदर का टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। अब ये क्या होगा कि ये हमारा 37 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 40-45 तक पहुंच जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यार हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी यहाँ पे अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए क्या करेगी? यहाँ पे स्वेट रिलीज करेगी, ठीक है। और उसी की वजह से यहाँ पे गर्मियों के मौसम में हमें पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो यहाँ पे 37 डिग्री पे मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये हमारे होम्योस्टेसिस का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ रहे होंगे। अब देखो, यहाँ पे जो होम्योस्टेसिस का जो मेंटेनेंस होता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे सेम बनाए रखने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे बॉडी के फीडबैक सिस्टम्स के द्वारा गवर्न होती है। यानी सिंपली बात करें तो बॉडी के अंदर हमारे कुछ फीडबैक सिस्टम्स होते हैं जो यहाँ पे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बॉडी के फीडबैक सिस्टम्स के बारे में। यानी कि देखो, फीडबैक सिस्टम का यहाँ पे क्या काम होता है कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, तो जब भी उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो ये यहाँ पे काम करता है, ठीक है, ताकि जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उनको वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में ला सके। यानी कि मान लो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर हमारा पीएच लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको दोबारा से मेंटेन करने का काम यहाँ पे फीडबैक सिस्टम्स हमारे करते हैं। अब देखो, जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा रिसेप्टर, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है हमारा इफेक्टर। अब देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपली अगर समझें तो रिसेप्टर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिसेप्टर क्या करता है? रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी अगर चेंजेस है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले उसको पता करने का काम कौन करता है? रिसेप्टर, ठीक है। फिर रिसेप्टर यहाँ पे क्या करता है? पहले जो है हमारी प्रॉब्लम को पता करता है, फिर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के पास जो है इनपुट भेज देता है, यानी कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे जाके बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई है। अब कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि कंट्रोल सेंटर यहाँ पे अपना जो है कमांड जनरेट करता है, किसको? इफेक्टर को। यानी कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको जो है पता करने का काम करेगा रिसेप्टर, फिर रिसेप्टर यहाँ पे भेजेगा कंट्रोल सेंटर, फिर उसको ठीक करने का काम यहाँ पे करेगा इफेक्टर, और इफेक्टर को कमांड कौन देगा ठीक करने के लिए? कंट्रोल सेंटर। और इफेक्टर यहाँ पे क्या करेगा? जो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जिस भी वजह से हमारी प्रॉब्लम हुई है उसको यहाँ पे ठीक करने का काम करेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारा रिसेप्टर क्या होता है? ये हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनको यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम करता है। और कंट्रोल सेंटर क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं तो उसमें यहाँ पे पहले रिसेप्टर से इनपुट को रिसीव करता है, फिर यहाँ पे आउटपुट जनरेट करता है, किसको? इफेक्टर को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स। यानी कि जो आउटपुट होता है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर जो इफेक्टर को देता है वो यहाँ पे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में हो सकता है, हार्मोन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। अब देखो, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो, हम लोग इसको यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या है कि मान लो अगर बॉडी में हमारी कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो उसको पता करने का काम यहाँ पे किसने किया? रिसेप्टर ने, ठीक है। फिर रिसेप्टर ने क्या किया? यहाँ पे बताया किसको? जाके यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को, ठीक है, कंट्रोल सेंटर को इसने जो है जाके प्रॉब्लम को बताया, और प्रॉब्लम को बताने को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट, ठीक है। तो इनपुट भेजा किसको? कंट्रोल सेंटर को। फिर कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे आउटपुट जनरेट किया, और आउटपुट किसको भेजा? इफेक्टर को। अब इफेक्टर यहाँ पे क्या करेगा? जो भी हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको यहाँ पे ठीक करने का काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करें तो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर बेसिकली 2 टाइप के फीडबैक सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। देखो, इन दोनों को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इन्हीं दोनों पे लगभग हर बार एग्जाम में जो है 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा होम्योस्टेसिस आपसे 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। मतलब इतना जानो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 नंबर में हो, चाहे 7 नंबर में हो, चाहे 10 नंबर में हो। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, तो जैसा यहाँ पे इसका नाम ही है नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो ये उसको जो है रिवर्स या फिर कम करने का काम करता है। देखो अब इसको आप लोग इस तरह समझो कि जैसे ये यहाँ पे क्या करता है, रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, यानी और डिक्रीज मतलब कम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ पे कम करने का काम करता है या फिर उसको जो है उल्टा करके सही करने का काम करता है। अब इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, सेंस हुए हैं, ठीक है, तो ये उसको जो है रिवर्स या फिर कम करने का काम करता है। देखो अब इसको आप लोग इस तरह समझो कि जैसे ये यहाँ पे क्या करता है, रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, यानी और डिक्रीज मतलब कम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ पे कम करने का काम करता है या फिर उसको जो है उल्टा करके सही करने का काम करता है। अब इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, 37 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको कम करेगा। और अगर टेम्परेचर घट रहा है 37 डिग्री से, तो ये क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा, ठीक है। तो मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि बिल्कुल उल्टा काम करेगा। तो इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछा गया है। तो देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर मान लो अगर कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना है, यानी कि उसको दोबारा से सही करना, मेंटेन करना। तो देखो हम लोग यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलते हैं कि कैसे यहाँ पे अपना नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है तो कैसे उसको यहाँ पे जो है दोबारा से कम करके सही करने का काम करता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में होता है हमारा स्टिमुलस। अब देखो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस हमारी वो चीज होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, यानी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं तो वो किस वजह से आ रहे हैं, तो वो होता है हमारा स्टिमुलस। अब देखो यहाँ पे ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका स्टिमुलस क्या है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, यानी कि मान लो आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग बहुत ज्यादा दौड़ के आए हो, ठीक है, और आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो वहां पे उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी क्या है कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और हो किस वजह से रहा है, क्योंकि हमारा हार्ट रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो स्टिमुलस क्या होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा, यानी प्रॉब्लम को पहचानेगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसके केस में हमारा बैरो रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर क्या होता है, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे जो है कंट्रोल सेंटर को इनपुट भेजता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखो नर्व इम्पल्स हमारे एक फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बोल के बातें करते हैं उसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर अगर कुछ भी सिग्नल भेजना होता है तो वो हमारा नर्व इम्पल्स के फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है। ऑर्गन्स यहाँ पे जो ब्रेन होता है उसको नर्व इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल भेजते हैं। तो देखो जो हमारा रिसेप्टर है वो उसने यहाँ पे क्या किया, सिग्नल भेजा किसको, कंट्रोल सेंटर को। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन होता है। देखो हमारी बॉडी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन ही तो करता है, यानी ब्रेन ही हमारी सारी चीजों को यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो देखो ब्रेन यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट को जो है रिसेप्टर से कलेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद आउटपुट भेजेगा। आउटपुट किसको भेजेगा, यहाँ पे इफेक्टर को। और इफेक्टर यहाँ पे क्या है, इफेक्टर है यहाँ पे ब्लड वेसल। तो देखो ब्लड वेसल यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट को जो है कंट्रोल सेंटर यानी कि जो हमारा ब्रेन है उससे रिसीव करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको ठीक करने का काम करेंगे, क्योंकि इफेक्टर का काम क्या होता है, ठीक करने का। तो ठीक यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो हमारा प्रॉब्लम क्या था, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे डायलेटेड हो जाएंगे। तो डायलेटेड का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि जैसे देखो ब्लड वेसल पहले यहाँ पे जो है इतनी बड़ी थी और हमारी प्रॉब्लम क्या हुई थी, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा था। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ब्लड जहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे जो इसकी वॉल है, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल, देखो ब्लड वेसल के अंदर ही तो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो यहाँ पे जो वॉल है, ठीक है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उस पर यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। तो अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स की वॉल यहाँ पे अपनी साइज में बड़ी हो जाएंगी तो यहाँ पे जो ब्लड है वो आराम से फ्लो करने लगेगा और प्रेशर हमारा कम हो जाएगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा। तो डायलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइज में बढ़ जाना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे डायलेटेड हो जाएंगी हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर हमारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा और बॉडी जो है होम्योस्टेसिस में रिटर्न हो जाएगी, यानी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो फिर से यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पे उसमें जो भी चेंज हुए थे वो यहाँ पे सही हो जाएंगे।
तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, होम्योस्टेसिस क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करने की प्रोसेस होती है। और उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, फीडबैक सिस्टम के द्वारा। फीडबैक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है हमारा निगेटिव। तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, जैसा निगेटिव में क्या था, निगेटिव जैसा यहाँ पे उल्टा काम कर रहा था, यानी कि जो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, उसको यहाँ पे डिक्रीज करने का काम कर रहा था। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको यहाँ पे बढ़ाने का काम करेगा। तो देखो यार, यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना। आप लोग ये मत सोचना कि बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसको बढ़ा देगा। देखो यहाँ पे हर बार जो चेंजेस होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो काफी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो बस आप लोग इतना समझो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे और बढ़ा देता है, ठीक है। तो अभी इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल बुक में दिया होता है वो होता है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब यहाँ पे बेबी का बर्थ होने वाला होता है तब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, ताकि जो उसका मतलब नॉर्मल मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पे जब ऑपरेशन नहीं, जब नॉर्मल बर्थ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे से हो सके सारी चीजें, उसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, जब यहाँ पे बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो सबसे पहले क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है। तो लेबर पेन स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है कि मदर की जो यूट्रस वॉल होती है, ठीक है, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो बेबी का हेड होता है या फिर जो बॉडी होती है वो यहाँ पे सार्विक्स की तरफ फोर्स होने लगती है, यानी कि वो यहाँ पे सार्विक्स की तरफ मूव होने लगती है। तो उसकी वजह से देखो क्या होता है, स्टिमुलस हमारा, देखो स्टिमुलस यहाँ पे क्या होता था कि जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सार्विक्स है वो यहाँ पे स्ट्रेच होने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का काम क्या है, इसको और स्ट्रेच करना। तो सबसे पहले जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स। देखो यहाँ पे जैसे चेंजेस होते हैं वैसा ही यहाँ पे रिसेप्टर होता है। वहां पे देखो क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो वहां पे रिसेप्टर क्या था, बैरो रिसेप्टर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो यहाँ पे रिसेप्टर कौन है, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट को जो है कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद कंट्रोल सेंटर, यानी कि जैसा कि हम लोग को पता है कंट्रोल सेंटर हमारा क्या होता है, ब्रेन। तो ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट को कलेक्ट करेगा और यहाँ पे आउटपुट को जो है जनरेट करेगा, किसको, इफेक्टर को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। अब ऑक्सीटोसिन यहाँ पे एक केमिकल होता है जो कि स्ट्रेचिंग को और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कहीं स्ट्रेचिंग हो रही होती है तो उसको यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो देखो ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि जो यूट्राइन मसल्स है, ठीक है, वो यहाँ पे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो बेबी की बॉडी है वो यहाँ पे सार्विक्स को और ज्यादा स्ट्रेच करेगी, जिसकी वजह से बेबी का आसानी से बर्थ हो सकेगा। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हुआ कि जितना यहाँ पे सार्विक्स यहाँ पे स्ट्रेच होता है, ठीक है, उतना ही यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से सार्विक्स और स्ट्रेच होने लगता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी चेंजेस हो रहे होंगे उसको यहाँ पे और बढ़ा रहा होगा। तो चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे यहाँ पे स्ट्रेचिंग ऑफ सार्विक्स। तो यहाँ पे किसने क्या किया कि उसको और बढ़ा दिया। तो आप लोग को पता है यार कि जब बेबी का यहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होता है तो जितना ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी उतनी आसानी से बेबी यहाँ पे बाहर आ सकेगा। तो उसी की वजह से हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है और जो भी मतलब चेंजेस हो रहे होते हैं उसको बढ़ा देता है। तो देखो यार, आज का टॉपिक काफी नया सा था और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था, बट अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप लोग दोबारा से देखना, जरूर से समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग को यार हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक